जय हिंद। जिला जज रोज की तरह अपनी कोर्ट में केसों का निपटारा कर रहे हैं। कुछ केसों में आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, कुछ केस फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं और कुछ केसों में फाइनल सजा का ऐलान किया जाना है। अब इसी बीच एक इंस्पेक्टर साहब कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद वो जज साहब के पास जाकर कुछ कहते हैं। जज साहब उन्हें एक कोने में ले जाते हैं। वो फिर से जज साहब को कुछ कहता है तो जज साहब उस इंस्पेक्टर को अपने चैम्बर में ले जाते हैं। जैसे ही दोनों चैम्बर में जाते हैं उसके थोड़ी ही देर बाद गोली चलने की आवाज आती है। गोली एक बार नहीं बल्कि कई बार चली। अब इसके बाद कोर्ट में मौजूद जितना भी सुरक्षा का स्टाफ था या फिर बाकी स्टाफ था वो सभी जज साहब के चैम्बर की तरफ दौड़े और जब वहां जाकर तस्वीर देखी तो सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। जज साहब जमीन पर गिरे पड़े थे और उनकी बॉडी के आसपास खून बड़ी मात्रा में बिखरा हुआ था। इसके साथ ही जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसके हाथ में पिस्टल थी और वो थोड़ी ही देर में अपने हाथ ऊपर कर लेता है और पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। पर सबसे बड़ा हड़कंप तो इस चीज से मचा कि चल रही कोर्ट में अचानक इंस्पेक्टर ने जज को गोली क्यों मारी। इस पूरे केस के बारे में आपको जानकारी देंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट करना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा केंटकी में लग रही जज साहब की जिला जज की कोर्ट में, जहां पर 19 सितंबर का दिन है और रोज की तरह कोर्ट में जज साहब अपना काम कर रहे हैं। 54 वर्षीय जज मलीन साहब कोर्ट में लगे सभी केसों का निपटारा तेजी से करते चले जा रहे हैं और कोर्ट में जिस समय यह सब कुछ हो रहा है 50 से 60 लोग कोर्ट कैंपस के अंदर बाहर मौजूद हैं। अब दरअसल 19 तारीख के दिन होता क्या है, इंस्पेक्टर शान की कोर्ट में पेशी होती है। एक मामले में उनकी गवाही होनी थी जिस वजह से इंस्पेक्टर शान को कोर्ट में पहुंचना था। अब इंस्पेक्टर शान कोर्ट में पहुंचते हैं। अब ये मामला ऐसा है कि जिसमें वो विटनेस भी हैं और एक तरह से उन पर आरोप भी लग रहे हैं, यानी कि वो एक मामले में एक्यूज्ड भी बनते जा रहे हैं। अब दरअसल ये जो पूरा मामला है, जिस मामले में इंस्पेक्टर की गवाही है और साथ में उनके ऊपर कुछ आरोप भी लग रहे हैं, दरअसल दो महिलाओं ने अपने ऊपर जबरदस्ती करने को लेकर इंस्पेक्टर के एक जूनियर अधिकारी पर आरोप लगाया था। उनमें से एक महिला का आरोप था कि जो जूनियर ऑफिसर था उसने जेल से उस महिला की रिहाई करवाने के बदले उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। शारीरिक संबंध स्थापित किए वो तो चलो एक बात थी, मगर सबसे बड़ा गुनाह यह था कि ये शारीरिक संबंध इंस्पेक्टर के कमरे में ही स्थापित किए गए और इस पूरे मामले में पुलिस इंस्पेक्टर पर उदासीनता बरतने, लापरवाही दिखाने और जूनियर अधिकारी पर निगरानी रखने में विफलता का आरोप लग रहा था। अब जिस समय यह पूरा मामला कोर्ट में गया तो काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए और उन आर्ग्यूमेंट्स बहसबाजी के बाद जो जूनियर ऑफिसर बेनफील्ड था उसने अपने सारे गुनाहों को स्वीकार कर लिया और फाइनली माननीय अदालत ने इस जूनियर अधिकारी को झूठी गवाही देने, कैदी निगरानी उपकरण में छेड़छाड़ करने यानी सीसीटीवी में छेड़छाड़ करने और इसके साथ ही एक महिला कैदी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए जेल की सजा सुना दी। अब जब इस जूनियर अधिकारी को जेल की सजा सुनाई तो इस मामले में इंस्पेक्टर को भी कोर्ट में बुलाया गया, उसकी गवाही होनी थी। इसके साथ ही कुछ आरोप इस इंस्पेक्टर पर भी लग रहे थे कि अगर इंस्पेक्टर साहब जेल में मौजूद थे, उनकी निगरानी में यह सब कुछ कैसे हो गया? क्या जूनियर ऑफिसर को पुलिस इंस्पेक्टर का संरक्षण हासिल था? हालांकि इंस्पेक्टर शान ने अपने जूनियर ऑफिसर को मुकदमा दर्ज होने के बाद नौकरी से बाहर करने की अनुशंसा कर दी थी, जिसके बाद जूनियर ऑफिसर पर महकमे की ओर से कड़ी कार्रवाई भी की गई। अब बहरहाल सीन ये है कि जूनियर ऑफिसर को सजा हो चुकी है और वो नौकरी से बाहर भी हो चुका है
और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शान अपनी पेशी के लिए, अपनी गवाही के लिए कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। अब कोर्ट में जब गवाही हो जाती है, सारा केस डिस्कस हो जाता है। इसके कुछ देर बाद इंस्पेक्टर शान जज साहब के पास पहुंचता है। जज मलिन साहब अपने काम में बिजी थे। इस दौरान वो जज केविन मलिन से रिक्वेस्ट करता है कि सर, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। जज साहब अपनी कुर्सी से उठते हैं, इंस्पेक्टर के साथ थोड़ा सा दूर यानी कि कुर्सी से अलग चले जाते हैं, जिससे कि किसी को कोई बात सुनाई ना दे। अब यहां पर भी इंस्पेक्टर एक बार फिर से जज साहब को कथित तौर पर रिक्वेस्ट करता है कि सर, मैं आपके चैम्बर में चलकर आपको कुछ बताना चाहता हूं। अब चैम्बर में चलने के लिए जज साहब इशारा करते हैं, तो दोनों चैम्बर की ओर चले जाते हैं। अब जज साहब जब चैम्बर में इंस्पेक्टर को अपने साथ ले गए, तो इस दौरान वो खाने के लिए भी ऑर्डर दे देते हैं कि खाने के लिए कुछ सामान मंगवाया जाए, ताकि इंस्पेक्टर को बिना कुछ खिलाए पिलाए वापस ना भेजा जाए। अब इस दौरान इंस्पेक्टर और जज साहब के बिना उनके चैम्बर में कोई भी स्टाफ का व्यक्ति मौजूद नहीं है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और कोर्ट में रोज की तरह काम चल रहा होता है। जज साहब अपनी चेयर से उठकर गए थे, इसलिए पूरे स्टाफ को और वहां मौजूद लोगों को इंतजार था कि जैसे ही जज साहब आएंगे, फिर से काम को शुरू कर दिया जाएगा सुचारू ढंग से। अब थोड़ी देर में जज साहब के चैम्बर से एक जोरदार आवाज आती है गोली चलने की। सभी को यह लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई घटना हुई है। अब फौरन सारा स्टाफ दौड़ता है जज साहब के चैम्बर की ओर, पर जैसे ही ये स्टाफ चैम्बर की ओर दौड़ रहा होता है, तभी बैक टू बैक 3-4 गोलियां चलने की और आवाज आती है। अब जब 3-4 गोलियां चलने की आवाज आती है, तो उसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी समझ जाते हैं कि जरूर दाल में कुछ काला है, किसी व्यक्ति द्वारा कोई हमला किया गया है। हो ना हो, ये कोई आतंकी हमला भी हो सकता है। अब फौरन जज साहब के चैम्बर की तरफ जैसे ही सुरक्षा कर्मी पहुंचे, तो वहां पर देखा कि इंस्पेक्टर के हाथ में पिस्टल है और वो लोडेड है और उसने जज साहब की ओर पिस्टल तानी हुई है। जज साहब जमीन पर औंधे मुंह पड़े हैं और उनके आसपास बड़ी मात्रा में खून बिखरा हुआ है। देखने पर ऐसा लग रहा है कि जज साहब की मौत हो चुकी है। अब फौरन ये इंस्पेक्टर जैसे ही बाकी के सुरक्षा कर्मियों को देखता है, वो अपने हाथ खड़े कर देता है, पिस्टल को नीचे गिर देता है। अब सुरक्षा कर्मियों के लिए समझने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। पूरी तरह से तस्वीर साफ हो चुकी थी कि इंस्पेक्टर ने जज साहब को अपनी पिस्टल से गोली मारी थी। कारण क्या था, इस बारे में प्राइमा फेसाई कुछ नहीं पता चला, पर इंस्पेक्टर फौरन पुलिस के साथ कोऑपरेट करते हुए, अपने हाथ खड़े करते हुए सरेंडर कर देता है। इसके बाद इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जैसे ही यह घटना घटित होती है, दोपहर के तकरीबन 2:55 पर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस के कई आला अधिकारी कोर्ट में पहुंचते हैं और इस पूरे घटना स्थल का जायजा लेते हैं। ये शायद कोई पहली ही घटना थी पूरे इलाके में कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कोर्ट में जज की हत्या की गई, और खास तौर पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा कोर्ट के अंदर माननीय जज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस घटना के बाद कई तरह की थ्योरी चल पड़ी। कई लोगों का कहना था कि जब इंस्पेक्टर ने जज से उनके चैम्बर में चलने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो उसके बाद कमरे में जाकर इंस्पेक्टर की ओर से हो सकता है कि रिक्वेस्ट की गई हो कि ये जो पूरा मामला है, इसमें मुझे बचा लिया जाए, और जज साहब ने हो सकता है कि ये कहा हो कि इस पूरे मामले में एक फेयर ट्रायल चलेगा। अगर आप इस मामले में दोषी पाए जाएंगे तो आपको सजा होगी, और अगर दोषी नहीं पाए जाएंगे तो आपको सजा कोई भी नहीं दे सकता। वहीं दूसरी थ्योरी ये कहती है कि दोनों एक दूसरे को, जज साहब और इंस्पेक्टर एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। हो सकता है कि किसी मामले को लेकर उनके बीच में कन्फ्रंटेशन की स्थिति पहले से ही बनी हुई हो, और इसी बात को लेकर कन्फ्रंटेशन हो गया हो। कन्फ्रंटेशन होने के बाद इंस्पेक्टर को गुस्सा आया हो और उसने पिस्टल निकालकर सीधा जज साहब पर तानी और उन पर गोलियां चला दी। बहरहाल अमेरिका के केंटकी जिले में हुई इस घटना से सभी लोग स्तब्ध हैं। यह एक ऐसा इलाका है जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, साउथ ईस्टर्न प्रोविंस है ये, जहां पर यह घटना घटित हुई है। बहरहाल इस घटना के बाद हमें इस पूरे मामले से सीख क्या मिलती है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज जो हम अक्सर सुर्खियों में भी पढ़ते हैं कि अमेरिका में
आए दिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर ओपन पब्लिक प्लेसेस में गोलियां चलती रहती हैं। और वो गोलियां किसी क्रिमिनल के द्वारा नहीं चलाई जाती, बल्कि गोलियां किसी स्टूडेंट के द्वारा या किसी नए व्यक्ति की ओर से चलाई जाती हैं जो कि पहले किसी भी अपराध में इन्वॉल्व नहीं रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि वहां पर खुलेआम गोलियां, पिस्टल, बंदूकें बिना लाइसेंस के मिलती हैं। किलो के भाव से वहां पर बंदूक और पिस्टलें मिलती हैं। वहीं अगर इसकी तुलना भारत से की जाए तो भारत में पिस्टल और बंदूक के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। पर फिर भी कई रूरल एरिया ऐसे हैं, कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग गैर लाइसेंसी पिस्टल रखना पसंद करते हैं, अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं। पर आप ये चीज जरूर समझ लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति गैर लाइसेंसी पिस्टल रख रहा है, एक तो वो गैर कानूनी काम कर रहा है। जैसे ही पुलिस को उसका पता चलेगा, फौरन आर्म्स एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और दूसरी अहम चीज यह है कि हर व्यक्ति के अंदर बंदूक रखने जितनी मैच्योरिटी नहीं होती। जब कोई व्यक्ति अपने पास पिस्टल रखता है तो उसका मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई होना चाहिए, पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि जिन लोगों ने अपने पास पिस्टल रखी है, उन्होंने अपनी रक्षा के बजाय अपने ही परिवार में किसी की हत्या की है। तो इसलिए मैच्योरिटी और पेशेंस ऐसे मामलों में होना बहुत जरूरी है। जय हिंद।